नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बन्ना जीएस क्लासेज। बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग अलग अलग कंपटीशन को ध्यान में रख करके आगामी बिहार दरोगा को ध्यान में रख करके बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके अलावे वह दिसंबर में जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम की घोषणा की गई है उसे ध्यान में रख करके, इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख करके जीएस का जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं बन्ना जीएस क्लासेज के माध्यम से, उसी कड़ी में हम लोग पहले आप वायुमंडल पढ़ चुके हैं। वायुमंडल क्या पार्ट 1 हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इस एटमॉस्फेयर के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह एटमॉस्फेयर ही होगा, लेकिन इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम लोग इस एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, ठीक है, इसको हम लोग जान लिए थे, इसकी क्या परिभाषा है इसे हम लोग जान लिए थे। उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है, यानी क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, हम मानवों के लिए कैसे आवश्यक होता है, यह हम लोग जान लिए थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वह जा करके पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए वायुमंडल के, तो इन सारी चीज़ों को वह समझ में आ जाएगा। एक लगभग 50 मिनट का वीडियो उस पर यह सारा बना हुआ है, तो वह जा कर के आप पहले देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट 2 को आप देखना देखिए, ठीक है। यह है पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, तो वायुमंडल के सारे फंक्शन को आप समझ जाइएगा, उसकी बेसिक बातों को समझ जाइएगा। तो यह हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों। इसका मीनिंग क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यह है सोलर सिस्टम से संबंधित बातें थी, इस पर चर्चा हो गई थी। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन को भी जान लिए थे, इसमें किन किन गैसों की मात्रा है वायुमंडल में, यह है इसके 100% में किन किन अलग अलग गैसों की कितनी मात्रा है। उसके अलावे यह है जो इनर्ट गैसें होती हैं, जिसे हीनिया क्रिजरे से हम लोग याद किए थे, अलग अलग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और मीथेन को, ठीक है, इन सब को हम लोग यह जाने थे, जिसमें आर्गन की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई थी। आप इसे एक बार जा कर के अगले स्लाइड में देख लेंगे, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख लेंगे पार्ट 1 को एटमॉस्फेयर के। उसके बाद हम लोग लेयर पर भी चर्चा किए थे, लेयर को कैसे बांटा गया, हाइट के अकॉर्डिंग बांटा गया था, किसकी कितनी ऊंचाई है यह भी हमने आपको बता दिया था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, 5 लेयर में इस मुख्य रूप से वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को बांटा जाता है, ठीक है। यह हमने आपको बताया था। स्ट्रेटोस्फीयर के ही अंतर्गत ओजोन गैस होता है, तो ओजोन कोई अलग से लेयर नहीं होता है, यह हमने आपको बताया था। फिर इसे होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में शुरुआती 3 को होमोस्फीयर, बाद के 2 को हेट्रोस्फीयर में रखा जाता है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई थी। तो यह लेयर तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को यहाँ अब लेयर के डिटेल बातों को जानना है। यह पहला जो ट्रोपोस्फीयर है और अलग अलग लेयर के डिटेल बातों को जानना है। तो यहाँ से आप ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। जो यह कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए हैं, जो देख रहे हैं, पहला आप देख चुके हैं, तो दूसरा यह देखना आप शुरू कर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से अब सुनिए, यह लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बातें कर रहे हैं। 5 लेयर में जो बटा हुआ है, उसमें पहला लेयर जो होता है वह ट्रोपोस्फीयर होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहा जाता है। तो इसे कई नामों से जो जाना जाता है, पहले उसी को हम लोग जान लेते हैं, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, यह ट्रोपोस्फीयर का, यह ट्रोपाज का मतलब ही होता है मिक्सिंग, ठीक है। यह ट्रोपाज का मतलब मिक्सिंग होता है। तो यह है कई गैसों का मिक्सचर है। यह ट्रोपोस्फीयर में सभी गैसें मौजूद हैं, ठीक है, इस कारण इसे ट्रोपोस्फीयर नाम दिया गया है। हिंदी में इसे कह देते हैं क्षोभमंडल। क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। इसे क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि किन किन नामों से जाना जाता है, पहले यही समझ लीजिए। हिंदी में इसे क्षोभमंडल नाम दिया गया। दूसरा, इसमें यह है बहुत तेज़ी के साथ हवाएं चलते रहती हैं, वर्षा होते रहता है, यह गर्जन होते रहता है। तो यह विभिन्न तरह के विक्षोभ होते रहते हैं, इस कारण इसे टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है टर्बुलेंट जोन। यह टर्बुलेंट जोन याद रखिएगा क्या नाम दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट जोन कहते हैं, ठीक है। यह है टर्बुलेंट जोन, आप यह VVI याद रखिएगा, ठीक है।
वह है, यह भी इसे नाम दिया जाता है LENT, टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंट का हिंदी होता है विक्षोभ मंडल, या इसे अधोमंडल कहते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जो है वह है, इस कारण इसे टर्बुलेंट जोन कह दिया जाता है, विक्षोभ मंडल भी कह दिया जाता है। यह भी याद रखिएगा। एक नाम और दिया जाता है अधोमंडल। क्या नाम दिया जाता है? अधोमंडल भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, तो यह अधोमंडल भी याद रखिएगा। तो यह अलग अलग जो नाम है इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अलग अलग नाम यह है। क्षोभ मंडल एक हो गया नाम, एक हो गया ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में, दूसरा एक विक्षोभ मंडल इंग्लिश हो गया उसका टर्बुलेंट जोन। अधोमंडल को अधोमंडल कह देते हैं। यह है, इसमें कन्वेंशनल प्रोसेस होता है। कन्वेंशनल प्रोसेस आपको बताए थे, यह है गैस के रूप में, यह है जलवाष्प का गैस के रूप में वह धीरे धीरे हल्का होकर के ऊपर उठने की प्रक्रिया को कन्वेंशनल प्रोसेस कहते हैं। तो इस कारण से ट्रोपोस्फीयर को कन्वेंशनल लेयर भी कह देते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया कन्वेंशनल प्रोसेस की प्रक्रिया इसी लेयर में होती है, तो इसे कन्वेंशनल लेयर भी कह दिया जाता है। तो अलग अलग हमने आपको नाम बता दिया, यह नाम याद रखिएगा। ऐसे मुख्य रूप से इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। अब इसके पॉइंट पर आते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह ट्रोपाज में मीनिंग में से वह मिक्सिंग होता है, यानी यह गैसों का मिक्सचर है। यहाँ अलग अलग गैसों की अधिकतर मात्रा मिलती है। ठीक है, यह पॉइंट लिखता भी है कि वेयर मिक्सिंग ऑफ गैसेज टेक, पहले से यहाँ अलग अलग गैसों की मात्रा है, इस कारण इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर है बात? दूसरा यह है, इट इज़ वाइडर एट इक्वेटर और लेस वाइड एट पोल लिखता है। ठीक है, यानी कि यह इक्वेटर लाइन पर ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पोल पर यह इसकी चौड़ाई कम है। यह इस बात को समझिए। देखिए यह कैसे होता है वह थोड़ा सा समझ जाइए। अगर हम लोग यह है वायुमंडल में इस लेयर को ऐसे बांट करके देखें, तो यह एक पहला लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है, तीसरा लेयर होता है, ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, यह है नीचे आप समझ जाइए कि यह ग्लोब है। ठीक है, अब ग्लोब पर आपको हमने बताया है इक्वेटर लाइन जो बीचों बीच खींचा जाता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक इक्वेटर लाइन से, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, 90 डिग्री साउथ पोल होता है। एक इक्वेटर लाइन से इसकी ऊंचाई कह रहा है और एक पोल से इसकी ऊंचाई कह रहा है। ठीक है, ऐसे समझिए पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। तो यह है इक्वेटर लाइन से इसकी ज़्यादा ऊंचाई है, यानी ज़्यादा ऊंचाई है नहीं कि ज़्यादा चौड़ाई है। ठीक है, और पोल से इसकी यह कम चौड़ाई है, यानी कि कम ऊंचाई है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन यह एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तब अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि तो सर फिर साउथ पोल से इसकी तो ऊंचाई और ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्थ पोल से कम है तो। ठीक है, यह है, तो ऐसा नहीं है। देखिए यह क्या बात है, यह है, इसका मतलब यह होता है कि यह समझिए, यह है जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, या 0 डिग्री से आप जानते हैं यह है 30 डिग्री तक लिया जाता है। ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, यह 30 डिग्री तक लिया जाता है, हम लिख देते हैं। और 30 डिग्री साउथ वाले भाग में 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ जो होता है यह है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले भाग में सूर्य जो है 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बन करके यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम मात्रा में एनर्जी रिसीव होता है, अधिकतम मात्रा में यहाँ एनर्जी सूर्य का रिसीव होता है, इस कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कहाँ? इक्वेटर लाइन के पास। अब इक्वेटर लाइन के पास टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ हवाएं जल्दी गर्म हो जाती हैं, और हवाएं गर्म होकर के वह हल्की हो जाती हैं और तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं। हल्की हो गई यानी डेंसिटी कम हो गया, तो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। तो यह है, यहाँ इक्वेटर लाइन के पास यहाँ हवाएं जल्दी गर्म होकर के, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिलता रिसीव होता है, वह ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है। तो ज़्यादा ऊंचाई तक, ज़्यादा ऊपर तक जाती हैं। तो यह इक्वेटर लाइन पर इसीलिए यहाँ लिख देता है कि यहाँ इक्वेटर लाइन पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, लेकिन पोल के पास जो है वह एनर्जी कम है यहाँ। ठीक है, यानी टेम्परेचर कम है, तो यह हवाएं गर्म होकर के ऊपर नहीं उठेंगी। तो यहाँ जो है कम ऊंचाई तक वाले भाग को ट्रोपोस्फीयर में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको शुरुआत में ही बताया था इक्वेटर लाइन पर ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई जो होती है वह है 18 किलोमीटर होता है, और पोल के पास 8 किलोमीटर होता है। एवरेज हाइट जो है या ट्रोपोस्फीयर का आपको बताया था 14 किलोमीटर होता है, 14 किलोमीटर होता है, और मैक्सिमम 18 और मिनिमम 8। ठीक है, तो मैक्सिमम 18 कहाँ? इक्वेटर लाइन पर, और पोल के पास यह जो होता है वह 8 किलोमीटर होता है मिनिमम। ठीक है, तो यह है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम आपको कभी दूसरे ये में आपको बता देंगे। ठीक है, यह है,
तो यहाँ आप याद रखिएगा इक्वेटर लाइन पर इसकी ऊंचाई कितनी है। एवरेज जो है ट्रोपोस्फीयर का पहले बताया था, एवरेज हाइट जो है वह 14 किलोमीटर है और मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम जो है 18 किलोमीटर है और मिनिमम 8 किलोमीटर है। यह याद रखना है। मैक्सिमम 18 कहाँ है, इक्वेटर लाइन पर। मिनिमम 8 किलोमीटर कहाँ है, पोल पर। क्लियर है दोस्तों, यह समझ में आ गया आपको, तो यह याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं। अगला पॉइंट लिखता है कि लैप्स रेट ऑपरेट इन ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और फिर लिखता है कि फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज। इसका मतलब समझिए, क्या इसका मतलब है वह पहले समझिए। पहले देखिए यह लैप्स रेट है, लैप्स रेट क्या होता है यह पहले समझिए। लैप्स रेट को हिंदी में कहते हैं ताप ह्रास, ठीक है। इसे पूरा कह देते हैं, यह है लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। समान नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कह देते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि समान ताप ह्रास दर। मतलब समान रूप से, जनरली रूप से यह टेम्परेचर का घटना, टेम्परेचर का डिक्रीज होना ही कहलाता है लैप्स रेट, ठीक है। जो किस लेयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में याद रखिएगा कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, घटता है। और ऊंचाई के साथ टेम्परेचर के घटने को क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, समान ताप ह्रास दर। क्लियर है बात। और जिसका रेशियो कितना होता है कभी पूछेगा, तो वह प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ट्रोपोस्फीयर अगर बात करें, यह है ट्रोपोस्फीयर बात करें, और ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई जो 14 किलोमीटर है, तो इसमें यह है अगर ऊपर की ओर जाते हैं, हवाएं जा रही हैं, तो प्रति जो है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यह क्यों होता है, कैसे होता है, यह समझिए बात। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी, रेलवे, हर कोई एग्जाम में, कि यह है वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर है, यह है नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है कि ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। होता क्या है कि सूर्य से जो यह एनर्जी आ रही है, जिसे इंसोलेशन कहा जाता है, सूर्य ताप कहा जाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं इंसोलेशन, ठीक है। तो यह सूर्य ताप जो आता है, यह पहले धरती को गर्म करता है, यह धरती क्रस्ट पर आता है, धरती को गर्म करता है। धरती जब गर्म होती है तो उससे लगा हुआ, उससे सटा हुआ यह वायु जो इनविजिबल हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखों से विजुअल नहीं है, लेकिन उसे वायु जो है संपर्क में धरती से, तो वायु गर्म होती है। वायु गर्म हो जाती है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। आप जानते हैं उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी घनत्व कम हो जाएगा तो हवा हल्का हो जाएगी, मतलब कि तो हल्का हो जाएगी तो ऊपर की ओर भागेगी, ठीक है। तो ऊपर की ओर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है, चूंकि यह ऊपर जैसे जैसे जाती हैं, वह हवाओं के मॉलिक्यूल्स जो है, समझिए कण जो अणु हैं, एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वह धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, वह कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह है नीचे जो है डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वह डेंसिटी कम हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है। या घनत्व कम हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है, तो वह एनर्जी को रिलीज करने लगता है, एनर्जी को वह रिलीज करने लगता है। इसलिए ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तो वह रेशियो क्या होता है, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, या याद रखिएगा प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, या ट्रोपोस्फीयर में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस डिक्रीज होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं लैप्स रेट, ठीक है, या पूरा कह देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, सामान्य ताप ह्रास दर। याद रहेगा, यह भी याद रखिएगा। इसी में एक पॉइंट याद कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आगे भी। जब हम लोग पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ऊपर आकाश में जाने पर प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जबकि धरती में यहाँ अंदर अगर आप जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वह क्या होता है, कैसे होता है, फिर वह कैसे घटता है, उस सारी चीज़ों को हम लोग वह है स्थल मंडल जब पढ़ेंगे, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को पढ़ेंगे, तब उसमें जानेंगे, ठीक है। यहाँ बस एक पॉइंट के रूप में आप याद रखें।
तो यह आपका क्लियर हो गया होगा। या प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस याद रखिए, या प्रति किलोमीटर या 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर है दोस्तों? यह है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, यह याद कर लीजिएगा, कॉपी कलम साथ में रखिए, आप इसे लिखते चलिए। तो हम इसे मिटा रहे हैं। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट लिखता है ऑल वेदर फेनोमेना टेक प्लेस हियर। अगला क्या लिखता है? ऑल वेदर फेनोमेना टेक प्लेस हियर। अब देखिए, वेदर फेनोमेना का हिंदी क्या होता है? वेदर फेनोमेना कहते हैं मौसमी प्रक्रिया, ठीक है, या क्या होता है? मौसमी प्रक्रिया। देखिए थोड़ा सा हिंदी में जो है वह 165 मीटर ऊंचाई पर 10 हो गया है, 10 नहीं है, वह 1 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाला पर गौर कीजिएगा। वह है, देखिए आपको एक के काम की बात बता देते हैं कि कंपटीशन कहता है, रेलवे एसएससी कहता है कि अगर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, और अगर हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि इंग्लिश कुछ कह रहा है और हिंदी कुछ कह रहा है, तो वह वहाँ लिखा हुआ भी रहता है, क्वेश्चन आप देखिएगा तो लिखा हुआ भी रहता है कि इंग्लिश को प्रेफर करना है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश में वह कोई अलग दिखता है तो इंग्लिश वाले मैटर को देखिएगा, उसी के अनुसार समझिएगा, ठीक है। यह एग्जाम भी कहता है, वह हम भी कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, वह ध्यान रखिएगा। तो हम इंग्लिश का लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसको समझा रहे हैं, हिंदी भी आपको बता रहे हैं, आप समझते चलिए, ठीक है। तो अब आते हैं वेदर फेनोमेना पर। वेदर फेनोमेना कहते हैं मौसमी प्रक्रिया, ठीक है। अब मौसमी प्रक्रिया क्या है भाई? तो मौसमी प्रक्रिया में सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है। क्या शामिल किया जाता है? तो वह है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होकर के वह वायु का ऊपर उठना, ऊपर कन्वेंशनल प्रोसेस के द्वारा ऊपर उठना, ऊपर उठ करके ठंडा होकर के कंडेंसन प्रोसेस होकर के जल बूंदों के रूप में बदलना, बादल बनना और फिर वह वर्षा के रूप में नीचे करना, उसी के दौरान गर्जन तर्जन, ठीक है, आंधी तूफान जो भी होता है, ओस पाला तुषार हिम जो भी यह कहते हैं, सबको एक शब्द में क्या कह देते हैं? वेदर फेनोमेना कहते हैं, मौसमी प्रक्रिया कह देते हैं। तो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, वर्षा और वर्षा के साथ ही ओला पाला तुषार जो होता है, उन सबको एक शब्द में कहते हैं वेदर फेनोमेना। क्लियर है बात? तो सभी तरह की मौसमी प्रक्रियाएं जो हैं वह लिखता है कि ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, ठीक है। ये सभी तरह की मौसमी घटनाएं यहीं होती है, यहाँ होता है, यहाँ मतलब कि ट्रोपोस्फीयर में होता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रोपोस्फीयर में ही सभी मौसमी प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, यह पूछ सकते हैं कि सर क्यों होता है। तो हमने यह पहले भी आपको बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि यह है, अब वर्षा कैसे होगा? वर्षा होगा, जलवाष्प की मात्रा रहेगी, वाटर वेपर होगा तभी होगा। और जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कहाँ मिलती है? तो ट्रोपोस्फीयर में ही मिलती है। पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि यह है जलवाष्प की जो मात्रा है वायुमंडल में, उसका जितना वाटर वेपर है उसका लगभग 90%, उसका लगभग 90% जो है धरती से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिल जाता है। यह है धरती से आप जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं अर्थ क्रस्ट पर, वहां से आप 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। तो वायुमंडल में जितना वाटर वेपर है, और कितना वाटर वेपर है वो हमने आपको बताया था कि वह 1% से लेकर के 4% के बीच वाटर वेपर मिलता है, ठीक है। उसका 90% जो है वह शुरुआती 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो कहा जाता है 99% जो है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। तो यह याद करना भी आसान होगा, ठीक है, यह याद कर लीजिएगा। कहीं 90% 8 किलोमीटर भी लिख देगा, लेकिन 9 किलोमीटर याद रखिएगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, या 9 किलोमीटर तक, तो याद करने में भी 90-9 याद हो जाएगा, मिल जाता है। तो अब समझिए वाटर वेपर यहीं मिल रहा है, यह है वाटर वेपर जो है वह है 9 किलोमीटर में मिल रहा है। और इसी 9 किलोमीटर या ट्रोपोस्फीयर अधिकतम कहाँ है? 14 किलोमीटर तक है, यानी कि अधिकतर मात्रा क्या होगी? इसी में होगी। अच्छा, दूसरा बात बताया था कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, धूल गैस कण हैं, ठीक है, उसकी भी मात्रा इस ट्रोपोस्फीयर में ही है, ज़्यादा ऊंचाई तक वो अभी नहीं जाती है, उड़ करके इसी लेयर में रह रही है। और उसी डस्ट पार्टिकल पर यह वाटर वेपर जा करके चिपकता है, जिसको हमने आपको बताया था कि उसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं। क्लियर है बात? तो यह है वाटर वेपर उसी डस्ट पार्टिकल पर जा करके चिपकता है, वह संघनन की प्रक्रिया कंडेंसर प्रोसेस होने के कारण वह जल बूंदों के रूप में बदलता है और फिर वह नीचे धरती पर गिरता है। तो यह सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ट्रोपोस्फीयर में हो रही है। तो एक शब्द में कह सकते हैं कि सब मौसमी प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। क्लियर बात समझे? तो सभी तरह की मौसमी प्रक्रियाएं भी ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं।
यह याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं समझने में। तो यह है आप पॉइंट, यह है जो लोग वह नोट नहीं किया वह नोट कर लीजिएगा। पहले जो है चैप्टर में या एटमॉस्फेयर के पार्ट 1 में इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन डिटेल रूप से कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखता है बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। अब देखिए यह समझिए वह है, फिर उसके बाद उसी में जेट स्ट्रीम चलता है। पहले यह ट्रोपोपॉज को समझ लेते हैं। ट्रोपोपॉज क्या है? तो फिर आप देखिए यह है, हम यह बना रहे हैं लाइन, जो यह है एक तरह से बना करके यह देखा जाता है कि पहला लेयर या ठीक है ये दूसरा लेयर, बस दो बना रहे हैं। आप इसे समझिएगा, तीसरा लेयर भी समझ आइए। यह है पहला है, ठीक है, या दूसरा है, या तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला लेयर और दूसरा लेयर, पहला लेयर जो ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद जानते हैं दूसरा लेयर जो है यह स्ट्रेटोस्फीयर है। तो पहला लेयर और दूसरा लेयर को बांटने वाले इसे 1 से या है 1 से 1.5 लिखता है, या कहीं कहीं 1 से 2 किलोमीटर तक लिख देता है। 1 से 2 किलोमीटर मोटे वायुमंडलीय भाग को एक समझ जाइए कि बाउंड्री हो गया, ठीक है। जो जो कितना मोटा है तो 1 से 2 किलोमीटर तक, या वह 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी माना जाता है। तो 1 से 2 किलोमीटर मोटे वायुमंडलीय भाग को जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को बांटता है उसी को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। उसी को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। हिंदी में इसे कह देते हैं क्षोभ सीमा। क्या कह देते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ का जो लास्ट बाउंड्री हो गया, सीमा कहलाएगा ना। जैसे अब समझिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री, तो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चाइना की बाउंड्री मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से दो यह बांटने वाला हो गया। तो लिया है आपसे सिंपल रूप से क्वेश्चन पूछ लेगा एसएससी रेलवे या जो भी, कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को बांटने वाले लेयर को क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोपॉज कहा जाता है। जिसकी मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? तो 1 से 2 किलोमीटर तक मानी जाती है। क्लियर है बात? यह ट्रोपोपॉज कहते हैं, हिंदी में क्षोभ सीमा कहते हैं। और इस क्षोभ सीमा में दोनों का गुण मिलता है। ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है, तो यह एक तरह से संक्रमण पेटी हो जाता है, ट्रांजिशन जोन हो जाता है, जहाँ दोनों का गुण मिलता है। तो यह भी याद रखिएगा। क्लियर है बात? इसी ट्रोपोपॉज में एक हवा चलती है, उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। उस हवा को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। अब इसको समझिए, जेट स्ट्रीम जो है अपने मानसून को बहुत प्रभावित करता है। अपना जो मानसूनी क्लाइमेट कहा जाता है या मानसून को प्रभावित करता है, वर्षा करवाने में सहायक होता है। तो जेट स्ट्रीम का बहुत महत्व है। जलवायु के चैप्टर में, क्लाइमेट के चैप्टर में हम लोग इसको और डिटेल समझेंगे। लेकिन यहाँ जान लीजिए यह जेट स्ट्रीम जो है, नाम जो दिया गया है यह जेट फाइटर विमान के नाम पर दिया गया है। देखिए यह क्या कहानी मिलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला है, 1939 से 1945 तक चला है। तो उसमें 3 साल के बाद यानी कि 1941 में अमेरिका शामिल होता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वह 1914 से 18 तक चलता है। उसमें भी 3 साल के बाद वह 1917 में अमेरिका शामिल होता है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यह 3 साल के बाद 1939 में शुरू होता है, और यह है 3 साल के बाद यानी कि लगभग या 39 हो गया, वह 40 हो गया, 41 हो गया, लगभग 41 से 42 में यह शामिल होता है, ठीक है। तो यह है अमेरिका। तो यह क्यों शामिल होता है, यह है इसका कारण यह बताया जाता है कि यह है एक, आप सुने होंगे थोड़ा सा हिस्ट्री पर अगर गौर करें तो जापान के द्वारा यह है अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बम्बार्डिंग कर दिया गया था। पर्ल हार्बर एक पोर्ट था, बंदरगाह था, ठीक है। और उस पर वह उसके बहुत सारे जहाज थे, वह सब और मिसाइलें थी, वह सब जो है वह नष्ट हो गई थी, ठीक है। इस कारण से अमेरिका गुस्सा हुआ था और विश्व युद्ध में शामिल हो गया था मित्र राष्ट्रों के तरफ से। और वह इस विश्व युद्ध में जो है यह है फिर हार का कारण बनता है धुरी राष्ट्रों का भी। तो अमेरिका जो शामिल होता है, तो अमेरिकी बम वर्षक जो है जेट फाइटर विमान जो थे वह पैसिफिक ओशियन से उड़ान भर करके और जापान को टारगेट करके एशिया में बम्बार्डिंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके कुछ जेट फाइटर विमान पैसिफिक ओशियन में क्रैश हो जाते हैं। क्रैश हो जाता है तो कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो उसकी जांच की जाती है कि भाई क्यों हुआ है। और अमेरिका इस एंगल पर जांच कर रहा था कि कहीं दुश्मन देश का तो इसमें चाल नहीं है।
ठीक है। लेकिन उसके मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि नहीं, वह है इसमें या दुश्मन देश का चाल नहीं है, या है कुछ वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर मतलब ट्रोपोपॉज वाले भाग में एक तेज हवाओं का झोंका चलता है, जिसे के कारण पायलट की विजिबिलिटी अच्छी नहीं बन पा रही, उसी कारण पायलट की विजिबिलिटी अच्छी नहीं बन पा रही है और जिसके कारण समस्या हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण यह समस्या हो रहा था। तो यह है इसी के कारण, यह हम मिटा देते हैं, इसी के कारण यह है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, और इसी के कारण जो है इसका नाम जो है जेट स्ट्रीम जो पड़ा वह जेट फाइटर विमान के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो यह जेट स्ट्रीम आप याद रखिएगा कहाँ चलता है, तो यह जेट स्ट्रीम जो चलता है वह ट्रोपोपॉज में चलता है। अब ट्रोपोपॉज ऑप्शन में नहीं होगा तो ट्रोपोस्फीयर होगा, तो ट्रोपोस्फीयर मारिए, लेकिन सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ट्रोपोपॉज। ठीक है, नहीं है तो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर हो सकता है ऑप्शन, ट्रोपोपॉज ऑप्शन हो सकता है, जो ऑप्शन है सबसे अच्छा आंसर ट्रोपोपॉज। नहीं है तो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर, वो भी नहीं है तो ट्रोपोस्फीयर रहेगा, वहाँ आंसर लगाइए। तो पहला यह ट्रोपोस्फीयर के बारे में इतनी बातें जो हैं वह है आप समझ गए होंगे। हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, या कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना आप चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ट्रोपोस्फीयर के लिए जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है उसमें एक पॉइंट, या सभी तरह की मौसमी प्रक्रिया आपसे बार बार पूछा जाएगा कि वर्षा किस लेयर में होती है, बादल किस लेयर में बनते हैं, तो वह सब किस लेयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है, वह भी याद रखेगा। और यह लैप्स रेट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, लैप्स रेट का यह है रेशियो पूछ देगा, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से डिक्रीज होता है। यह 2 पॉइंट भी याद रखिएगा। एवरेज हाइट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह आपका काम हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इतने पॉइंट पर अगर आप गौर कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यह ट्रोपोस्फीयर पहला लेयर हो गया। दूसरे लेयर की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा लेयर कौन सा है, तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अब देखिए समताप मंडल की पहले ऊंचाई आप जान लीजिए। ठीक है, तो यह ऊंचाई जो है आप इसको एवरेज याद रखिएगा कितना होता है, यह है इसका एवरेज हाइट कितना होता है, तो यह आपको हाइट याद कर लेना है। यह याद आप कर लीजिए, यह जो हाइट हो रहा है वह है कितना हो रहा है, 14 किलोमीटर से लेकर के, यह जो हो रहा है वह कितना हो रहा है, 14 किलोमीटर से लेकर के 14 से लेकर के या 50 किलोमीटर तक। अब यहाँ 10 से 50 दे दिया है तो यह आप भूल जाइए, 14 से 50 लिखिए, क्योंकि 14 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर का एवरेज हाइट हम लोग देखे थे, तो 14 से 50 आपको लिखना है। ठीक है, याद रखना, इसीलिए हमने पहले ही आपको बता दिया, यह 14 याद रखना है, 14 से 50 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप यह समझ गए। तो 14 से 50 आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, यह भी याद रखना। अब देखिए इसके हो स्ट्रेटोस्फीयर का हिंदी होता है समताप मंडल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ बराबर टेम्परेचर होता है, समान एक समान कंडीशन पाया जाता है, मौसम का एक समान कंडीशन पाया जाता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है समताप मंडल। मतलब कि जैसे ट्रोपोस्फीयर में जो बादल बन रहा था, वर्षा हो रहा था, ओला पाला झंझावात या हो रहा था, यह सब यहाँ शांत हो जाता है, वह एक समान हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, वह है यहाँ शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, एक समान हो जाता है। ठीक है, जो वेदर फेनोमेना हो रहा था या जो डिक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर जो डिक्रीज कर रहा था, वह सब एक समान हो जाता है। ठीक है, उसे अगले पॉइंट में देखिए बताया गया है। पॉइंट यह है, देखिए ऑल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना एल्सो सीज टू ऑपरेट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, सभी तरह के एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जो हैं वह है यहाँ सीज कर जाते हैं, यानी कि कम हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद तो नहीं होता है, लेकिन वह कम हो गया। ठीक है, तो यह काम करना यहाँ बंद कर देता है। देखिए पॉइंट लिखता है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं समताप मंडल में काम करना बंद कर देती हैं। इसी कारण से यह है, और बादल ये सब नहीं बनते, इसी कारण इसे इसका नाम दिया गया है समताप मंडल। याद रखिएगा, इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया है, समताप मंडल। सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, समताप मंडल नाम दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप समझ गए इसे।
ठीक है। तो यह समताप मंडल आप याद रखिएगा, इसीलिए नाम दिया गया है। और यह है बादल ये सब नहीं बनते हैं, तो इसकी एक खास विशेषता इसी कारण पाई जाती है क्या, कि इसी लेयर में यह है हवाई जहाज उड़ते हैं। मेनी जेट एयरक्राफ्ट, देखिए लिखता है यह है मेनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यह है बहुत सारे जो हैं, यह है जेट एयरक्राफ्ट जो हैं वह इसी लेयर में उड़ता है। यह यानी कि हवाई जहाज उड़ाने का आइडियल कंडीशन मिलता है, आदर्श दशा मिलता है किस लेयर में, तो यह है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पायलट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, या बादल उदल नहीं रहता है तो दूर तक यह बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो पायलट इसी लेयर में हवाई जहाज उड़ाना पसंद करते हैं, ठीक है, यह याद रखिएगा। यह है हवाई जहाज उड़ाना पसंद करते हैं या पायलट लोग इसी लेयर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बादल ऐसा नहीं बनते हैं, दूर तक जो है यह क्लियर दिखाई देता है। अब यह नहीं कह सकते हैं कि यह ट्रोपोस्फीयर में हवाई जहाज नहीं होता, ट्रोपोस्फीयर से ही उड़ करके और वह जाता है, लेकिन इस लेयर में वह है आइडियल कंडीशन, मतलब समझ रहे हैं, सबसे अच्छा कंडीशन, ठीक है। बादल ऐसा नहीं बना तो दूर तक विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। हालांकि बादल से वह है हवाई जहाज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बादल से जब गुजरता है हवाई जहाज तो लगता है कि वह थोड़ा सा हिल रहा है। अगर आप उस पर अनुभव किए होंगे तो देखते हैं तो कुछ हिलने लगता है, इसी कारण पायलट थोड़ा अपने फ्लाइट को ऊपर उठा लेता है, ठीक है। तो यह आदर्श दशा याद रखिएगा, आइडियल कंडीशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हवाई जहाज उड़ाने का कौन सा लेयर सबसे पसंदीदा है, वह पायलट लोगों का तो स्ट्रेटोस्फीयर है। क्लियर है बात? वह वही पॉइंट लिखता है कि मेनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है, यह स्टेबल होता है। क्लियर है बात? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब समताप मंडल नाम दिया गया क्योंकि मौसमी प्रक्रियाएं यहाँ एक समान हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन इसी लेयर में आफ्टर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद एक गैस मिलता है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना हुआ है, जिसे ओजोन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओजोन गैस कहा जाता है। वह ओजोन गैस मिलने लगता है, और यह ओजोन गैस की विशेषता होती है, यह ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यूवी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके कारण एक बार फिर से इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमने अभी आपको बताया कि इस लेयर में टेम्परेचर एक समान रहता है, मौसमी प्रक्रियाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल नाम दिया गया। लेकिन वह प्रक्रिया 14 से 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर के बाद इसी लेयर में ओजोन गैस की मात्रा मिलती है, ओजोन गैस मिलने लगता है, ठीक है। और यह ओजोन गैस की विशेषता है कि यह सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसे पृथ्वी पर नहीं आने देता है। तो नहीं आने देता है, इसके कारण हम लोग पृथ्वीवासियों की रक्षा होती है, पृथ्वीवासियों को स्किन डिजीज नहीं होता है, यह हम लोग चर्चा पहले किए थे, ठीक है। तो यह तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसके कारण जो है वह यूवी किरणों को ऑब्जर्व करता है, इसके कारण इस लेयर में टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे आगे बताया गया है, देखिए यह एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, आप गौर कीजिए। इनिशियली द टेम्परेचर रिमेन स्टेबल बट आफ्टर ए सर्टेन हाइट द टेम्परेचर बिगिन टू इंक्रीज ड्यू टू ओजोन दैट ऑब्जर्व यूवी लाइट, ठीक है। हिंदी में लिखता है कि प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद तापमान बढ़ने लगता है, और उसका कारण है ओजोन के कारण जो यूवी प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यह शुरुआत में स्टेबल रहा, लेकिन वह है ओजोन गैस के कारण यूवी लाइट ऑब्जर्व होने लगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्लियर है बात? तो यह है टेम्परेचर इसमें बढ़ता है, और वह टेम्परेचर जो बढ़ने लगता है उसका एक रेशियो बता देता है कि वह है प्रति किलोमीटर इसमें या 5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यह याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से या है किलोमीटर के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, जो प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। क्लियर बात? अब ओजोन गैस पर हम लोग डिटेल रूप से आगे भी बात करेंगे, डिटेल रूप से ओजोन गैस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आप ओजोन गैस के लिए जो O3 या गैस है, इसके लिए 1-2 पॉइंट याद रखिए कि ओजोन गैस जो है वह है मुख्य रूप से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी ज़्यादा या है मात्रा मिलती है। लेकिन मिनिमम अगर आते हैं तो 10 किलोमीटर और मैक्सिमम जाते हैं तो 50 किलोमीटर के बीच यह मिलता है। लेकिन अधिकतम मात्रा कहाँ है? 20 से 35 किलोमीटर के बीच मिलती है, यह याद रखिएगा, ठीक है। फिर ओजोन गैस से कैसे काम करता है, कैसे यह रक्षा करता है, क्यों यह टूट रहा है, ओजोन होल हो रहा है, यह सब हम लोग अलग से एक स्लाइड के सहारे पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें ओजोन गैस को हम लोग समझेंगे, ठीक है।
तो इतना बात आप समझ गए। इसमें यह स्ट्रेटोस्फीयर के लिए वह आपको याद रखना है। यह पॉइंट सबसे पहला पॉइंट जो दे देता है स्ट्रेटोस्फीयर डायरेक्टली एबव ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो डायरेक्ट यह ऊपर ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। औसत ऊंचाई याद रखिएगा 14 से 50 किलोमीटर, ठीक है। इसी लेयर के विशेषता है, इस लेयर में मौसमी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, इस कारण से हवाई जहाज उड़ाना पसंद करते हैं पायलट लोग। और दूसरी विशेषता, इसी लेयर में ओजोन गैस पाया जाता है जो मुख्य रूप से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण पृथ्वीवासियों की रक्षा होती है। किससे? स्किन डिजीज से। कहा जाता है कि अगर यह है यूवी किरणें डायरेक्ट हम मानवों पर पड़े तो हम मानवों को विभिन्न तरह का स्किन डिजीज हो सकता है, खास करके स्किन कैंसर हो सकता है। तो उसे रक्षा कर रहा है, इसलिए यह ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का यह है सुरक्षा कवच कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। अब एक पॉइंट इसमें आप गौर करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि कभी कभी स्ट्रेटोस्फीयर में यह है कन्वेंशनल प्रोसेस ज़्यादा होने के कारण कभी कभी जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा इस स्ट्रेटोस्फीयर में भी आ जाती है, और वह वाटर वेपर आएगा तो वह बादल बनाएगा, ठीक है। तो वह उससे बादल बनता है, वह क्लाउड बनता है, बादल बनता है, लेकिन वह बादल कहे जाते हैं मोती के बादल, पर्ल क्लाउड। क्या कहा जाता है उसे? मोती का बादल कहा जाता है, उसे पर्ल क्लाउड कहा जाता है। तो यह याद रखिएगा, या उसे हिंदी में मुक्ताभ बादल भी आप यह लिखा हुआ मिलेगा, मुक्ताभ बादल, पर्ल क्लाउड, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोती के बादल, पर्ल क्लाउड या छोटे छोटे बादल किस लेयर में मिलते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, संताप मंडल में मिलते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपसे बस पूछा है कि बादल किस लेयर में बनता है, ठीक है। बादल बनने की प्रक्रिया किस लेयर में होती है? तो आपको ट्रोपोस्फीयर याद रखना है। यहाँ जो है जब भी पूछेगा तो वह मोती का बादल, पर्ल क्लाउड, मुक्ताभ बादल लगाएगा, और तब पूछेगा तो आंसर आपका स्ट्रेटोस्फीयर होगा। क्लियर है बात? इतना बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यह 2 लेयर को हम लोग आज जाने, ठीक है। इस 2 लेयर को हम लोग इसे जान लिए। तो आज हम लोग इसे स्ट्रेटोस्फीयर तक ही रहते हैं। इसके बाद हम लोग फिर मेसोस्फीयर पढ़ेंगे, फिर आयनोस्फीयर पढ़ेंगे, फिर एक्सोस्फीयर पढ़ेंगे, उसे और आगे पढ़ेंगे। हम आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके दे रहे हैं ताकि आप उसे वह एक बार में देख लें, पढ़ लें, और फिर उसे धीरे धीरे नोट बनाते रहें, नोट्स करते रहें, और धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। तो आज यहीं तक इसको रखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक। इसके बाद हम लोग मेसोस्फीयर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।